आतंकवाद की परछाई लंबी होकर आज पूरी दुनिया पर छा गई है, जिससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की जरूरत है। मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से भारत के रुख को पुरजोर तरीके से आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आज सिंगापुर में भी उठाया। भारत लगभग 3 दशकों से आतंकवाद के दंश को झेल रहा है और दक्षिण एशिया में खासतौर से बढ़ते आतंकवाद पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PR चक्रवर्ती, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय। बहुत बहुत स्वागत है चक्रवर्ती जी। तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से एक संदेश और एक सख्त संदेश में भारत का जो रुख रहा है आतंकवाद को लेकर, उसके बारे में उन्होंने बात की, चाहे वो आसियान के दौरान, सम्मेलन के दौरान हो, चाहे पूर्वी एशिया सम्मेलन के दौरान हो, या फिर आज सिंगापुर में फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है। किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के इस संदेश को, खासतौर से जो एशिया का ये वाला हिस्सा है, इसके मद्देनजर अगर हम बात करें? इसमें साफ है कि हमारे प्रधानमंत्री इसको बहुत ही गंभीर रूप से देख रहे हैं और आपको तो मालूम ही है, और जैसा आपने कहा कि भारत आतंकवाद से पीड़ित है, कई 3 दशकों से ऊपर से हम लोग पीड़ित हैं। पर ये पेरिस के हमले ने फिर उसको एक मतलब उस मुद्दे को अपना एक इंटरनेशनल स्टेज के बीच में ले आए हैं। और आईसिस का जो उत्पन्न है वो भी अब हमारे यहाँ आज खबर आ रही थी कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा है कि कोई 39 इंडियंस आईसिस के लिए लड़ रहे हैं। तो उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है आजकल, टीवी चैनलों पे भी हो रही है जी। तो मुद्दा तो गंभीर है और प्रधानमंत्री मोदी का मुझे लगता है ये प्रयास है कि इस मुद्दे को एक इतना प्रोफाइल मतलब इसकी बढ़ा दें कि सारे देश, जो बड़े बड़े देश हैं जिनके पास समर्थ है, जिसके पास सामर्थ्य है, वो एक साथ मिलकर आतंकवाद से लड़े। हमारे यहाँ तो हमें मालूम है कि आतंकवाद कहाँ से आता है, वो हमारे पड़ोसी मुल्क से ही आता है। पर अब आईसिस का जो मतलब उत्पन्न हुआ है, अब शायद वहाँ से भी अगर हमारे देश के लड़के अगर वहाँ चले जाएं और फिर वापस आए तो वो उसी आइडियोलॉजी को हमारे देश में ले आएंगे और उससे खतरा उत्पन्न होगा। आपको मालूम है कि यूरोप में कई 50,000 से ज़्यादा यूरोपियन जो मुस्लिम हैं वो चले गए हैं आईसिस के साथ लड़ने के लिए। तो उस तरह की बात हमारे यहाँ हो सकती है, पर हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी सीमित है क्योंकि कुछ ही लोग गए हैं और हमारे यहाँ काम ऑलरेडी शुरू हो गया है कि जो धर्म गुरु हैं उनसे बातचीत करना, उनको मस्जिदों में बताना कि भाई ये आईसिस जो है क्या है। अभी भी टीवी पे चर्चा हो रही है कि धर्मगुरु लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं और कंडेम भी कर रहे हैं कि आईसिस जो कर रहा है कि वो इस्लाम नहीं है, उसका विरोध होना चाहिए और हमारे लड़के और बच्चे उससे मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री ने बहुत पुरजोर तरीके से रखी है वो साइबर के क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, और आज भी उन्होंने एक समझौता मलेशिया के साथ भी इस मामले में किया है। और जिस तरह से इंटरनेट जो है वो एक रिक्रूटमेंट का एक साधन बन गया है, वो अपनी विचारधारा को फैलाने पोसने का एक माध्यम बन गया, उससे बचने के लिए किस प्रकार के उपाय विभिन्न देश मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सहयोग देशों के बीच में हो सकता है, चाहे वो दक्षिण एशिया के देश हों, चाहे दक्षिण ईस्टर्न मुल्क हों एशिया के। ये आपको क्या लगता है कि साइबर कितनी बड़ी चुनौती मुल्कों के सामने रख रहा है? इसमें कोई शक नहीं है। आज जो इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है वो मस्जिदों या मदरसों में नहीं हो रहा है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। अब सोशल मीडिया फ्री मीडियम है, वहाँ पे कोई भी कुछ कह सकता है और जितना वहाँ पे ये भी चिंता की बात है, वहाँ पे कुछ लोग धर्म के खिलाफ भी बहुत बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ भी बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ भी बोल रहे हैं और उसका एक रिएक्शन भी हो रहा है सोशल मीडिया में। अब सोशल मीडिया को चेक करना, उसको हमें बहुत सतर्क होना चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करना है। इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह जो है उनको ये सब करना होगा और हमारे प्रधानमंत्री जी ये इसकी कोशिश
कर रहे हैं कि बाकी लोगों के साथ, बाकी देशों के साथ कि ये समझौता हो और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो इस पे। जी, इंटेलिजेंस शेयरिंग में खास तौर से हमने देखा है कि अभी पीछे जब इंडोनेशिया से छोटा राजन को लेके आया गया, या हमने देखा कि बांग्लादेश ने जिस तरह से उग्रपंथियों को सौंपा भारत को, ये आप कह सकते हैं कि मिसाल है। अगर देशों के बीच में सहयोग हो तो इस तरह की चीज़ों से हम निपट सकते हैं काफ़ी हद तक, जिस तरफ प्रधानमंत्री कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। जब एक देश ये समझ जाता है कि इस तरह की चीज़ों को पालना और उसका बढ़ावा देना अपने देश के लिए ही खतरा हो सकता है। अब पाकिस्तान ने टेररिज्म को बढ़ाया, पर अब आप उसी टेररिज्म से वो आज पीड़ित हैं। तो उनको भी ये समझ होना चाहिए कि ये इस पे कोऑपरेशन के बिना सबको नुकसान है। तो मुझे तो लगता है कि एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन रहा है। आप देख रहे हैं बड़े मुल्कों के लीडर सब मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। और जैसे ओबामा जी ने कहा वहाँ मलेशिया में ईस्ट एशिया समिट में कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी खड़े होकर इसका विरोध करना चाहिए, पुश बैक। उन्होंने कहा कि देयर इज नॉट इनफ पुश बैक फ्रॉम द कम्युनिटी और कम्युनिटी लीडर्स। उनका ये मतलब था कि इस तरह की चीज़ों के खिलाफ कम्युनिटी से भी विरोध होना चाहिए। कम्युनिटी को भी, लीडर्स को खड़े होकर कहना चाहिए कि ये गलत है। तो हमारे जो लड़के हैं जो थोड़े नासमझ हैं या सोशल मीडिया में बहुत कुछ देख लेते हैं, उनको भी पता चले कि ये इस्लाम के विरुद्ध। लेकिन एक बात जो मतलब ये सब, इसका जो आतंक का जो ये वैश्विक जो रूप निकल कर आ रहा है उसको सब मान रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जानते हैं कि कुछ देश जिस प्रकार से एक शरण स्थली बने हुए हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, जहां पर एक तरह से लोग जो हैं इस तरह के आतंक को फैलाने के कई ऐसे स्कूल्स और कैंप्स चला रहे हैं जिसमें इस तरह के लोगों को प्रशिक्षण मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई देश, खासतौर से अगर हम एशिया की भी बात करें, तो एक सुर में, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक भाषा में आप बोलिए, एक सुर में आप बोलिए आतंकवाद के खिलाफ, क्या ये एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से कितने लोग इसमें, कितने देश इसमें शामिल होते हैं? एक स्टैंड लेना, एक मिलके उस पे मतलब विचार करना और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको उसके फाइनेंशियल फ्लोज जो है, ये फंडिंग जो है या फाइनेंशियल फ्लोज कह लीजिए, और ये जो आर्म्स वगैरह जो जा रहे हैं, ये दोनों जब बंद होंगे तभी वो धीरे धीरे सिकुड़ के मुरझा जाएगा इस तरह के आतंकवाद जो है। पर हम देखते हैं कई देश ऐसे हैं, हमारे बगल में ही एक देश ऐसा है जो उनको पैसे भी देता है और उनको पनाह भी देता है और उनको बढ़ावा भी देता है। तो उस तरह से तो आतंकवाद नहीं रुक सकता। अगर वो समझता है कि इस आतंकवादियों से मेरा देश का कोई बहुत बड़ा मकसद इंडिया के विरुद्ध लड़ाई करके कुछ मिल जाएगा, तो वो गलत फहमी है उनकी। और ये जो जैसे आईसिस है इन सीरिया एंड इराक, इनकी भी फंडिंग ऑयल से आ रही थी, तेल से काफ़ी फंडिंग आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे तेल के कुछ खजाना है। और वो पर अब जब पेरिस अटैक के बाद अब देखा जा रहा है कि उस पे अटैक हो रहा है। वो ऑयल जो टैंकर्स हैं जो हजारों की तादाद में जो ऑयल बेचने टर्की जा रहे थे, उनको मतलब उसको ध्वस्त किया गया है जी। तो इस तरह के जो काम है कि उनका जो सोर्स ऑफ फंडिंग है और आर्म्स एंड एम्यूनिशन उनको कहाँ से मिल रहा है, ये दो चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। और क्योंकि इसमें सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, टर्की इन्वॉल्व है, बढ़ावा किसने दिया था? अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व था। ये जो गुट थे, जो अल कायदा और ये जो गुट थे अल नुसरा शम्स जो सीरिया में थे, कि वो प्रेसिडेंट असाद को हटाया जाए, तो उस अभियान में इन्होंने इनको पैसे दिए, इनको और आर्म्स दिए, और वही आर्म्स आईसिस के पास आज पहुंच गया जी। अच्छा, एक बात जो प्रधानमंत्री ने कही है वहाँ सम्मेलन के दौरान भी, कि एक एशिया की जो संकल्पना हम कहते हैं कि एक एशिया, जिनके जो हित हैं वो परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं, और जाहिर है उसमें हमारे सुरक्षा की जो चिंताएं हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की भी बात करते हैं आतंकवाद को लेकर। क्या आपको लगता है ये एक एशिया की जो संकल्पना है, इसके साथ आतंकवाद का अगर मिलकर हम लोगों को मुकाबला करना है, तो ये एक एशिया का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मददगार साबित हो सकता है? एक एशिया का कॉन्सेप्ट अभी तक
मतलब एक बड़े नेसेंट स्टेज पे है, मतलब प्रीमेच्योर सा है। काम चल रहा है उस पे। ईस्ट एशिया समिट है, एपेक है, आसियान है, कई गुट बने हुए हैं, शंघाई कोऑपरेशन है, और उधर अरब और उन मुल्कों में उनके अपने अपने गुट हैं, जीसीसी है। एक एशिया, मतलब एशिया बहुत बड़ा है, बिल्कुल, और उसके काफी मतलब डिफरेंट एरियाज हैं जो डिफरेंट गुड्स में बटे हुए हैं। तो एक एशिया की बात करना अभी तक तो रेटोरिकल पोजीशन है, पर टेररिज्म पे तो सर्टेनली बात हो सकती है कि एक एशिया की सब मिलके हम काम कर सकते हैं। सिर्फ एशिया क्यों, पूरी दुनिया काम कर सकती है इस पे। तो मेरे ख्याल में उनका लक्ष्य वही था। बहुत बहुत शुक्रिया चक्रवर्ती जी, हमसे बात करने के लिए और अपनी विचार हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।